नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज 360 डिग्री। इस खास शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो हर खबर जो होगी दमदार और जो होगी असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें सिर्फ इस एक बुलेटिन में देखिए। दिल्ली धमाके को लेकर अब नए खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। दरअसल बुधवार शाम को इको स्पोर्ट जो कि लाल कलर की कार है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, उसको बरामद कर लिया गया है। दरअसल अगर इस कार की बात करें तो इको स्पोर्ट्स लाल कलर की कार को लेकर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली के इलाके से इस गाड़ी को बरामद कर लिया है। इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का जो नंबर है वो है DL10CK0458, जो कि कार जो है डॉक्टर उमर के नाम पे रजिस्टर है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने इस कार को दिल्ली से ही जब्त कर लिया है। दिल्ली धमाके को लेकर अब नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाशी के लिए अलर्ट जारी किया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास Hyundai i20 के अलावा एक और कार भी थी जिसका नंबर DL10CK0458 था। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कार में भी विस्फोटक हो सकता है। दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा में भी तलाशी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों की 200 आईईडी से 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। हरियाणा के फरीदाबाद के एक गांव का एक यूनिवर्सिटी लगातार दिल्ली आतंकी हमले के बाद एपिक सेंटर में बनी हुई है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी दरअसल लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आतंकी हमले का एपिक सेंटर बताया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां जो है हर पहलू पे जांच करती हुई नजर आ रही हैं। अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को लगातार आप सुर्खियों में देख रहे होंगे। ये यूनिवर्सिटी 76 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, जिसमें ये यूनिवर्सिटी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोटक के सिलसिले में 3 डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में आ गई है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल धौज गांव में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसका 76 एकड़ में फैला कैंपस अब सुर्खियों में है। ये यूनिवर्सिटी सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद जांच के घेरे में आ गई। पढ़े लिखे लोगों के पाकिस्तान समर्थित सरपरस्तों के इशारे पर काम करते हुए पाए जाने के बाद से जांचकर्ता ये पता लगा रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऐसे व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल कैसे बन गई। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के अनुसार इसकी स्थापना हरियाणा विधानसभा द्वारा हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत की गई थी। जैश की महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कानपुर से उसके कनेक्शन निकलकर सामने आए, जिसके बाद कानपुर पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने एक एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी कानपुर में रहने वाले बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या मुसलमानों के दस्तावेजों की जांच करेगी। दस्तावेजों की जांच करने के बाद उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। वहीं ये टीम जो गठित करी गई है, ये टीम लगातार जो जाँच एजेंसियाँ हैं उनके संपर्क में रहेंगी और जो पल पल की अपडेट होगी वो उनसे साझा करेगी। यूपी के कानपुर में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने विशेष जांच टीम गठित की है, जो डॉक्टर शाहीन के पूरे नेटवर्क की तहकीकात कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जिलाधिकारी गाजियाबाद रविंद्र मांदेर ने आज एक आपातकालीन बैठक बुलाकर गाजियाबाद में ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। यदि आप अपना घर गाजियाबाद में बना रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन जब तक ग्रैप 3 लागू है तब तक नहीं कर सकते। पुराने वाहन स्वामियों के लिए बुरी खबर है, यदि आपका वाहन पॉल्यूशन करता है तो सड़क पर नहीं चला सकते। ऐसी बहुत सी पाबंदियां जिलाधिकारी गाजियाबाद ने शहरवासियों पर लगा दी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण लगातार 400 के पार जा रहा था।
दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गाजियाबाद में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदर ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में ये तय हुआ कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 3 की पाबंदियां तुरंत लागू की जाएंगी। अब शहर में सभी भवन निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने कहा है कि निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल ही प्रदूषण का बड़ा कारण है, इसलिए अब कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही सभी स्कूलों को भी खासा निर्देश दिए गए हैं कि अब बच्चों की आउटडोर गतिविधियां बंद होनी चाहिए, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यूपी के श्रावस्ती में जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ जमुना तहसील में कुछ लोगों ने फर्जी हस्ताक्षर और मोहर करके कुछ जो जमीन थी वो बैनामा करवा लिया था, जिसमें तहरीर के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 वकीलों के साथ 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के श्रावस्ती में जमीन घोटाले का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर और नकली मुहर लगाकर दस्तावेज तैयार किए गए और इन्हें कूटरचित कागजों के जरिए जमीन का बैनामा कराया गया। मामले में 2 वकील समेत 8 लोगों पर जालसाजी का केस दर्ज किया गया है। ये शिकायत उप निबंधक की तहरीर पर दर्ज की गई है। मलीपुर थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सूत्रों के मुताबिक जांच में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। जमीन के इस फर्जीवाड़े ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कौन है इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड। एक और जहां प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ताजा मामला वाराणसी का है। चिरईगांव ब्लॉक में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि आरआरसी को लेकर के इन्होंने लगभग 73,000 रुपए का घोटाला किया, जिसको लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक के ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आरआरसी निर्माण कार्यों में 73,000 रुपए का गबन किया गया था। आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी ने मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आने के बाद सहायक विकास अधिकारी ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मामले की जांच के आदेश सीडीओ ने दिए थे और जांच पूरी होने के बाद केस दर्ज कर दिया गया है। अब पुलिस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच में जुटी हुई है और सवाल उठ रहा है कि क्या विकास योजनाओं का पैसा गांव तक पहुंच रहा है या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जनपद हमीरपुर के राज सीएससी का एसडीएम अभिमन्यु कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि एक्सरे फिल्म न मिलने और 2 डॉक्टरों की अनुपस्थिति पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सीएससी अधीक्षक को व्यवस्थाएं सुधारने और साफ सफाई की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। यूपी के हमीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में एसडीएम अभिमन्यु कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानी। जांच में सामने आया कि अस्पताल में एक्सरे फिल्म नहीं होने के कारण एक्सरे की सुविधाएं बंद पड़ी हैं। इतना ही नहीं, 2 डॉक्टर अनुपस्थित मिले, जिसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। एसडीएम ने सीएचसी अधीक्षक को व्यवस्थाओं को सुधारने और अस्पताल परिसर की साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए हैं। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाओं के जवानों द्वारा अद्भुत शौर्य और पराक्रम का मुजाहरा पेश किया गया, जिसमें लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों, टैंकों के साथ स्वदेशी हल्के एवं बड़े हथियारों का प्रदर्शन कर देश की आवाम को यह संदेश दिया गया कि चाहे देश की सीमा जल की हो या थल की या फिर आकाश की, ये तीनों सेनाएं देश की सीमाएं सुरक्षित है। भारतीय सेना किसी भी दुश्मन देश की नापाक हरकतों को करारा जवाब देने में सक्षम है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में चल रहे ऑपरेशन त्रिशूल के 11वें दिन आज रोमांचक युद्धाभ्यास मरुज्वाला हुआ। भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर आतंकियों के ठिकानों और दुश्मनों की चौकियों पर जोरदार अटैक का अभ्यास किया। इससे ड्रोन से दुश्मनों की लोकेशन का पता लगाया गया। फिर ड्रोन से ही गांव वालों को खाली कराने की घोषणा भी दी गई। जवानों के घायल होते ही रोबोटिक डॉग्स फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मौके पर पहुंचे। यह आधुनिक तकनीक का शानदार उदाहरण था। थल सेना की मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कोर के टैंक और वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर
दोनों ने मिलकर दुश्मन पर जबरदस्त प्रहार किया। इस पूरे अभ्यास का नेतृत्व आर्मी की दक्षिणी कमान ने किया। बांसवाड़ा के रियाना की रहने वाली मुस्कान, एक बेटी का पिता जब एक चिकित्सक के पास भटकता रहा और इस इलाज के लिए बिना पैसे के लिए इलाज नहीं हुआ, अब वही चिकित्सक ने जांच कराने के लिए एक निजी अस्पताल में भेज दिया। वहाँ 8,000 रुपये जांच के नाम पर ले लिए गए थे। वहीं चिकित्सक को ऑपरेशन के नाम पर 30,000 रुपये हनेंद्र व्यास को दे दिए। इसके बाद 30,000 रुपये ऑपरेशन के बाद देना की बात हो गई। बड़ी शर्म की बात है राजस्थान के सिस्टम की कि देखिए एक बालिका मुस्कान इलाज के लिए इंतजार करती रही। आखिरकार चिकित्सा विभाग पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर उस चिकित्सक पर कब कार्रवाई तय होगी। राजस्थान के बांसवाड़ा से गंभीर मामला सामने आया। यहाँ रयाना निवासी गुणशंकर यादव ने एक डॉक्टर पर पैसे लेकर इलाज करने का आरोप लगाया। गुणशंकर ने जिला कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि 30 अक्टूबर को वो अपनी बेटी मुस्कान को इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लेकर गए थे। वहां डॉक्टर हितेन व्यास ने सीटी स्कैन के लिए मरीज को लड्डा हॉस्पिटल भेजा, जहां 8,000 रुपए लिए गए। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने पेट में पथरी बताई और ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांगे। परिवारजनों ने 20,000 रुपए नकद दे दिए और 30,000 रुपए बाकी ऑपरेशन के बाद देने की बात कही। आरोप है कि डॉक्टर ने 3 नवंबर को अपनी निजी व्यवस्था से मरीज को भर्ती किया और 4 नवंबर को ऑपरेशन किया है। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जालौर के सासोर पहुंचे, जहां उन्होंने जो नकली खाद बन रही थी उस पर छापेमारी की है। लगातार आपको बता दूं कि वो सुबह करीबन 11 बजे सासोर पहुंचे थे, जहां आज शाम तक कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर ऐसी जानकारी अधिकारियों के प्रति अगर सामने आती है तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के जालौर जिले में नकली खाद घोटाले का भांडाफोड़ हुआ। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने संचौर में एक कृषि से जुड़ी फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा। छापे के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली खाद और संदिग्ध कट्टे बरामद हुए। मंत्री मीणा ने मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई और साफ कहा कि किसानों को लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मंत्री मीणा अभी भी फैक्ट्री परिसर में मौजूद हैं, तो वहीं प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सरकार का साफ कहना है कि किसानों की मेहनत और विश्वास से खिलवाड़ करने वालों पर अब गाज गिरनी तय है। एमपी के खरगोन में निर्वाचन आयोग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बीएलओ सपना कर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि सपना कर्मा ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और एसआईआर कार्य में उनकी लापरवाही सामने आई थी। इस पूरे मामले में उनको निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच बैठा दी। एमपी के खरगोन में एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सपना कर्मा को निलंबित कर दिया गया। देवल गांव की प्राथमिक शिक्षिका सपना कर्मा, जो खरगोन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 394 में बीएलओ के पद पर तैनात थी, उन पर ERO नेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराने, प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने और आवश्यक दस्तावेज जमा न कराने का आरोप है। इसी लापरवाही के चलते जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त इकबाल आदिल हुसैन ने सपना कर्मा के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की। ये खरगोन जिले में एसआईआर के दौरान पहली निलंबन की कार्रवाई है। गुजरात राज्य के भरूच जिले की साइटा जीआईडीसी में देर रात धमाका फटा। विशाल फार्मा नाम की कंपनी में बॉयलर फटने से हड़कंप मच गया। एक की मौत हो गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका इतना भयावह था कि आसपास की कई कंपनियों के ढांचे हिल गए। इस धमाके के बाद धुएं के गुब्बार, टूटी दीवारें और जख्मी मजदूरों की अफरा तफरी देखने को मिली। रात को 2:30 बजे हुए धमाके ने भरूच जिले के औद्योगिक इलाके को हिलाकर रख दिया है। प्रशासन ने तुरंत राहत कामगिरी और बचाव दल तैनात किए हैं और अभी भी मलबा हटाने की कामगिरी जारी है। गुजरात के भरूच में वागरा तहसील के सायखा जीआईडीसी में विशाल फार्मा कंपनी में बॉयलर फटने से हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार घटना रात 2:30 बजे हुई। कंपनी के बॉयलर में अचानक विस्फोट होने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका सन्न रह गया और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। हादसे में एक युवक की मौत भी हुई है और 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं मौके पर मौजूद है।
और राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। एक 115 आदिवासी ग्रामीण जो पहले सनातन धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए थे, अब वापस से उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। इस मौके पर बीजेपी विधायक भावना बोरा मौजूद रहीं और उन्होंने उत्साहपूर्वक उनका सम्मान किया। 115 आदिवासी ग्रामीण जो पहले से ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे, अब वापस सनातन धर्म में लौट आए हैं। इस मौके पर बीजेपी विधायक भावना बोरा ने उनका उत्साहपूर्ण स्वागत किया। विधायक ने आदिवासियों के पैर धोकर उन्हें सम्मानित किया, जो परंपरागत रीति रिवाजों और सांस्कृतिक आत्मीयता का प्रतीक भी है। इस अवसर पर आदिवासियों ने खुशी और आभार व्यक्त किया और कहा कि वो अपने धर्म और अपने परंपराओं के साथ जीवन जीने में गर्वित महसूस कर रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ 115 व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और धर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक भी बन गया है। एक्टर धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनके परिवार ने फैसला किया है कि उनका इलाज घर पर होगा। आगे मीडिया को बताते हुए उनके डॉक्टर ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से वो कभी हॉस्पिटल आ रहे थे तो कभी उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता था, लेकिन अब उनका इलाज घर से ही होगा। एक्टर धर्मेंद्र मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल से अब डिस्चार्ज हो गए हैं। उनके परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। ये जानकारी उनके डॉक्टर ने दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रतीत समदानी ने ये बताया कि धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से अस्पताल में भर्ती हो रहे थे तो कभी घर लौट रहे थे। उन्हें सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। वहीं धर्मेंद्र के डिस्चार्ज होने के बाद परिवार ने प्रिवेसी की अपील करते हुए आधिकारिक बयान में कहा कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वो घर पर आराम करेंगे। पानी के अंदर 29 मिनट 3 सेकंड तक सांस रोके रखना असंभव लगता है, लेकिन क्रोएशिया के 40 वर्षीय फ्री डाइवर विटोमिर मोरेसिक ने ये कर दिखाया। उन्होंने एक छोटे पुल में चेहरे को नीचे रखकर ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनके डॉक्टर और दोस्त चिंता में थे, जबकि मोरेसिक ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। कल्पना कीजिए, आप पानी के अंदर 29 मिनट से ज्यादा समय तक सांस रोके रहें, न सांस ले न हिले जुले। क्रोएशिया के 40 साल के डाइवर विटोमिर मोरेसिक ने यही कर दिखाया है। पानी के नीचे सांस रोककर 29 मिनट और 3 सेकंड रुके और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पिछले रिकॉर्ड से लगभग 5 मिनट ज्यादा है। होटल के छोटे पुल में चेहरे को नीचे करके लेटे रहे। उनके ऊपर डॉक्टर और दोस्त चिंता से घिरे रहे। मोरेसिक कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन पल था। दर्द इतना था कि बीच में हार मानने का मन कर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हापुड़ के थाना पिलखवा पिरवारी छिजाची टोल टैक्स पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। यह अभियान उस वक्त चलाया जा रहा था जब एसपी के आदेश अनुसार रेड अलर्ट जोन घोषित कराया गया था। चेकिंग के दौरान एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से 37 किलो हाइड्रोफ्लोरिक सामान बरामद किया है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अवैध हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तस्करी में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार थाना पिलखुवा पुलिस ने रेड अलर्ट चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 37 किलोग्राम अवैध हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और गहन जाँच जारी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अवैध तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये कदम स्थानीय समुदाय में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने नई जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को सौंपी है। अब बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव से कांग्रेस में नई ऊर्जा और एकजुटता लौटेगी? आने वाले दिनों में राजनीति का माहौल इसी जवाब पर टिका रहेगा। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर ली हैं। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में नई ऊर्जा और एकजुटता देखने को मिलेगी। हरीश रावत ने कहा कि ये बदलाव कांग्रेस को मजबूती देने और संगठन को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं की राजनीति और आगामी चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर भी अपने विचार साझा किए। देखना होगा कि इस नए नेतृत्व के साथ कांग्रेस कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाती है और उत्तराखंड की सियासत में नया चेहरा क्या बदलाव ला पाता है।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं से अब लापरवाही नहीं चलेगी। यह चेतावनी खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दी है। रिम्स में हुई गवर्निंग बॉडी बैठक में उन्होंने अस्पताल को मॉडल हॉस्पिटल बनाने पर जोर दिया। मरीजों की जान बचाने के लिए 100 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराने और मृत मरीजों के परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता देने का फैसला भी किया गया। मंत्री ने साफ कहा, अब फाइलों पर नहीं, काम जमीन पर नजर आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को मॉडल हॉस्पिटल ऑफ झारखंड बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मरीजों की जान बचाने के लिए 100 नए वेंटिलेटर तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। मृत मरीजों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि रिम्स में मरीजों के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने डॉक्टर की उपस्थिति, ओपीडी अनुशासन, निजी प्रैक्टिस और अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। तो देखा आपने कि न्यूज इंडिया के कैमरे ने हर एक वो खबर जो आपके सरोकार से जुड़ी थी उसको इस एक खास कार्यक्रम में समेट के आप तक परोसा है। इतना ही नहीं, इनके अंदर की जो भी जानकारी थी वो भी आप तक पहुंचाई है। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।